नमस्ते, दिस इज अभिनव प्रकाश एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं, जो कॉलमिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पीएचडी स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल साइंस में अपना शोध कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे भारत में राजनीति और जाति का जो इंटरफेस है, उसको लेकर। अरविंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में पहले कुछ बताइए ताकि जनता आपको जो है जान सके। मैं जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मीन्स अवध रीजन जिसको कहते हैं, वहाँ के अंबेडकर नगर जिले से आता हूँ और मैंने जो सेकेंडरी स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय फैजाबाद जो अब अयोध्या है वहाँ से किया। उसके बाद जेएनयू से मैंने अरबी भाषा में बीए किया और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज से, और फिर वहीं से सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज से ही एमफिल किया मैंने। मैंने एमफिल जो है इनइक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी के इंटरफेस पर किया है और उसके बाद मैं पीएचडी करने के लिए 2019 में लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल हॉलवे कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया। यहाँ मैं कास्ट इनइक्वालिटी और वोटिंग बिहेवियर पर काम करता हूँ और फील्ड वर्क जो मेरा है वो वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया पर वर्क करता हूँ, और फील्ड वर्क जो मेरा है वो मैंने स्पेसिफिक रीजन उत्तर प्रदेश को लिया हुआ है। जी, ये उत्तर प्रदेश तो हमेशा से ही राजनीतिक बैटल ग्राउंड रहा है अरविंद जी, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेट भी है अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि यही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक पार्टी जो अपने आपको दलितों की पार्टी कहती रही है, बहुजन समाज पार्टी, वो सत्ता में आ पाई है। ऐसा पूरे भारत में हुआ नहीं है। इससे पंजाब की बात करें तो पंजाब में 30-32% दलित आबादी है, लेकिन वहां पे कोई पॉलिटिकल उनकी पावर है नहीं। तो आप जब राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पुरानी राजनीतिक पार्टियां हो, और जो कास्ट का, खासतौर पे जो दलितों को लेके जो रिप्रेजेंटेशन का पूरा प्रश्न है, संगठन में टिकट देने में, उसके बारे में आप क्या पैटर्न देखते हैं या क्या समझते हैं? ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है? मैंने जो है बेसिकली ये एक तरीके से पहला काम है मेरा कि मैंने राजनीतिक पार्टियों का उत्तर प्रदेश को केस स्टडी लेकर 1989 से जो उन्होंने विधानसभा और लोकसभा में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसके कास्ट वेरिएशन को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने उस पर एक लंबा डेटा इकट्ठा किया है। वो 11,000 कैंडिडेट्स हैं, जो है 4 पार्टियों के, बाप रे! बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस, 4 पार्टियों को मैंने उठा के देखने की कोशिश किया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश थोड़ा-सा ज़्यादा इस वजह से मैंने लिया कि आपने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स का सेंटर है, वहाँ एक दलित पार्टी सत्ता में आई है। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स में 4 आइडियोलॉजी जिसको लार्जली हम कह सकते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी जो हिंदू नेशनलिज्म है, कांग्रेस और समाजवादी धड़ा, फिर जो है अम्बेडकरवादी पार्टी उसमें, और उसके बाद लेफ्ट। सो इन 5 जो 4-5 ये आइडियोलॉजी हैं लार्जली जो इंडिया में सस्टेन करती हैं, उनमें से 4 उत्तर प्रदेश में सत्ता में जो है फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बना चुकी हैं और केवल लेफ्ट ही उत्तर प्रदेश में जो है गवर्नमेंट नहीं बना है। इस वजह से भी उत्तर प्रदेश बहुत एक इंटरेस्टिंग मीन्स केस स्टडी है। वहाँ जनता सबको बारी-बारी से मौका देती है। सो मैंने जो है ये देखने की कोशिश किया है कि 89 से लेकर जो अब तक 8 विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में कैसे जो है वेरिएशन आया है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू और मीन्स टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू देखने की कोशिश किया है। लार्जली जो मुझसे पहले जो लोग काम करते थे, वो केवल ये देखने की कोशिश करते थे कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एमपीज़ हैं या एमएलए हैं या जो चुन के आते हैं, उन्हीं को देखने की कोशिश हो रही थी कि उनकी कास्ट में सोशल प्रोफाइल में क्या वेरिएशन आ रहा है। लेकिन तो किसी ने जो है मीन्स कैंडिडेट की प्रोफाइल को नहीं देखने की कोशिश किया कि पॉलिटिकल पार्टी ने कैसे कैंडिडेट सिलेक्शन में मैन्योरिंग किया है। सो ये मेरा काम है। और जो एक लार्जर जो पैटर्न समझ में आता है, जो अभी जब मैं डेटा एनालिसिस मैंने एक चैप्टर का किया हुआ है, सो लार्जर जो बड़ा पैटर्न समझ में आता है, वो एक पैटर्न ये आता है कि लोग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स के साथ बहुत अच्छी खासी मैन्योरिंग की है।
मीन्स रीसफलिंग किया है, एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग किया है, जिसको लार्जली सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, और वो रीसफलिंग किया है। वो रीसफलिंग 2 जगहों पर बहुत क्लियर कट दिखाई देती है। एक तो रीसफलिंग दिखाई देती है कि वो जो है शेड्यूल कास्ट में। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट में जो है 66 जातियाँ हैं, 66 जातियाँ शेड्यूल कास्ट हैं, और जो है 17-18 जातियाँ शेड्यूल ट्राइब में ही हैं। अगर हम रेंज वाइज़ देखें कास्ट का रेंज कि किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा जातियों को अब तक टिकट दिया है, कि शेड्यूल कास्ट में मान लीजिए कोई पार्टी 3 कास्ट को टिकट देगी, कोई पार्टी 4 कास्ट को टिकट देगी, उसमें जो है बीजेपी ने अभी तक सबसे ज़्यादा जो है जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया है, चाहे वो छोटी-छोटी जाति ही क्यों ना हो। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कास्ट उनके कैंडिडेट में बढ़ जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में डाइवर्सिटी ज़्यादा है कास्ट में? डाइवर्सिटी ज़्यादा, हाँ, डाइवर्सिटी ज़्यादा, उसको हम लोग जो है स्टैटिस्टिकल मेथड में रेंज से मेजर करते हैं कि किसका रेंज ज़्यादा है जो है। और शुरुआत में ये चीज़ बीएसपी में ये ट्रेंड था, और इस ट्रेंड को मीन्स बीएसपी में 2001 से ये ट्रेंड रिवर्स हो गया। मतलब बीएसपी में नंबर ऑफ कास्ट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल कास्ट वो कम होती चली गई, और जो है बीजेपी में वो 2001 के बाद वो ट्रेंड रिवर्स हुआ, और बीजेपी ने जो है शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा टिकट, ज़्यादा नंबर में शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट के साथ रीशफलिंग किया। ऐसे ही जो है बैकवर्ड कास्ट है। आप जानते होंगे कि जो है जब चौधरी चरण सिंह मीन्स कांग्रेस से अलग हुए, तो उन्होंने एक अजगर का फॉर्मूला दिया कि अहिर, जाट, राजपूत और गुर्जर। ये 4 बड़ी कास्ट के साथ चौधरी चरण सिंह मोबिलाइजेशन करना शुरू किए थे, लेकिन ये जो उनका फॉर्मूला था, ये केवल जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही लागू होता था, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होता था। अगर हम कैंडिडेट प्रोफाइल देखते हैं, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह की पार्टी जो है वो ज्यादातर मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही थी। या अगर हम ये देखें कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को मोबिलाइज करने का अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी को श्रेय जाता है, तो वो चौधरी चरण सिंह की पार्टी को जाता है। वो ट्रेंड बाद में जब चौधरी चरण सिंह की डेथ हो गई, तो उस ट्रेंड को जो है बीएसपी ने पकड़ा था 89 के बाद, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को मोबिलाइज करने का। लेकिन 2001 के बाद जो है बीएसपी में भी वो ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया, और उस ट्रेंड को बीजेपी ने पकड़ा कि वो ट्रेंड अब बीजेपी में दिखाई देता है। तो एक जो है बीजेपी में शेड्यूल कास्ट में जो ज्यादा मार्जिनलाइज कास्ट थी, उनका रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में बढ़ा है, और बाकी पार्टियों में घटा हुआ है। मींस बीएसपी को खासकर हमने जो कंपेयर किया है, तो बीएसपी में घटा है। और जो है ऐसे ही आप मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का देखेंगे, तो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में बीएसपी का रिप्रेजेंटेशन, बीजेपी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, और जो है समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में वो नॉमिनेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है। ये इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या डायनामिक्स है कि, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी ज़्यादा डीपन हो रही है हर हर साल जो है, हर दशक में, तो ज़्यादा डाइवर्सिटी हर पार्टीज में बढ़नी चाहिए। पहली बात कि भारत, ये यूपी में जो अलग-अलग जो पार्टियां हैं, उनका सोशल बेस क्या है? कास्ट वाइज, इकोनॉमिक वाइज वो किस तबके को कैटर करती हैं, और उनमें डाइवर्सिटी क्यों नहीं दिख पा रही है, या आप जैसे बता रहे हैं कि रिवर्स क्यों हो जा रही है? एक तो एक लार्जर जो थियोरेटिकल आर्गुमेंट ये होता है कि जब जब पॉलिटिकल पार्टियों में जब एक इलीट पैदा हो जाते हैं, किसी कोई भी पार्टी जब एक सोशल बेस के साथ खड़ी होती है, तो उसमें धीरे धीरे कुछ इलीट पैदा हो जाते हैं, और जो है नए इलीट भी उस कास्ट या उस कम्युनिटी से कंटेस्ट करते हैं। नए इलीट पैदा हो जाते हैं जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं। मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी जिस सोशल ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करती है, उसको उसका एक कुछ समय बाद एक इलीट पैदा हो जाएगा, और वो ज्यादा सीट की डिमांड करना शुरू करेगा, और ज्यादा सीट की डिमांड करने जब वो करना शुरू करेगा, तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको अपने साथ रखे रहने के लिए, उसे जो है धीरे धीरे जो कमजोर जातियां होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम करना पड़ता है, और बहुजन समाज पार्टी में ये हुआ। ये 2001 के आसपास ज्यादा हुआ। उसका एक रीजन ये था कि 2001 में
बहुजन समाज पार्टी ने जो है टर्न लिया और वो स्विच किया कि उसने जो है रिजर्व सीट केवल जो है शेड्यूल कास्ट का नॉमिनेशन रिजर्व सीट पर लिमिट किया। अब ज़ाहिर-सी बात है जब वो केवल शेड्यूल कास्ट को केवल रिजर्व सीट पर ही नॉमिनेट करेंगे आप, तो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा मीन्स पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कैंडिडेट के साथ रीशफलिंग के लिए। सो उसका जो अपना चमार या जाटव जो कोर वोटर है, वो जो है उसको उसने रिजर्व सीट पर नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। उसके पहले जब वो जनरल सीट पर भी शेड्यूल कास्ट को नॉमिनेट करती थी, तब उसके पास पॉसिबिलिटी थी कि वो जो है जनरल सीट पर इनका कम्युनिटीज़ को नॉमिनेट करे और जो है अदर जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको वो बाकी रिजर्व सीट पर नॉमिनेट करे। वो फिनोमेना 2001 के बाद रिवर्स हो गया। ये समाजवादी पार्टी के साथ ये रहा है कि वो कंसिस्टेंटली उसमें बड़ा ट्रेंड ये देखने में आया कि वो मोस्ट बैकवर्ड बैकवर्ड कास्ट में भी जो डोमिनेंट मजबूत बैकवर्ड कास्ट हैं इकोनॉमिकली और जो लैंडेड बैकवर्ड कास्ट हैं, उनमें उनको वो ज़्यादा टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती रही बनिस्बत की मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में। सो एक चीज़ ये देखने में अभी आ रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव्स क्या अभी जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, सो 1989 के बाद के पीरियड को बेसिकली साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा जाता था इंडिया में कि जो है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया लोकसभा और विधानसभाओं में। सो वो जो साइलेंट रिवॉल्यूशन था, उसमें उसमें लार्जली ये दिखाई दे रहा है कि बढ़ तो गया, लेकिन तो रिप्रेजेंटेटिव लोअर कास्ट से बढ़ गए, लेकिन नंबर ऑफ जो है लोअर कास्ट नहीं बढ़ी विधानसभाओं में। हो सकता है कि पहले मीन्स 540 एमपीज़ में जो है आधे शेड्यूल ओबीसी एमपीज़ रहे हों, लेकिन उस आधे ओबीसी एमपी में भी जो है 6, 7, 8 या 10 जो है ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन था। वो रिप्रेजेंटेशन जो है बीजेपी की वजह से ये बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। अब उसको लेकर अलग-अलग तरीके की लोगों की समझ है, बट ये प्राइमरी ये दिखाई दे रहा है कि ये फिनोमेना हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि नॉर्मली आप मीडिया में देखते हैं या जो पॉपुलर डिस्कोर्स एक चलता है कि बीजेपी इज एंटी रिप्रेजेंटेशन या बीजेपी के कारण मोनोपोली सिर्फ अपर कास्ट की होती चली जा रही है विधानसभा में और संसद में। वो कहाँ तक सही है? नहीं, ये पहले मीन्स हो सकता है कि ये शुरुआती दिनों में ज़्यादातर सही रहा हो, लेकिन अब की केस में वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता है कि जो है मीन्स पार्टी में एज़ सच मोनोपोली और अभी के कास्ट। दिनों का मतलब कि जो जिस बीजेपी मोदी अमित शाह की बीजेपी की बात हम कर रहे मोदी और अमित शाह की बीजेपी में वो मोनोपोली जो है वो उस तरीके से नहीं दिखाई देती है कि जो कि 90s के दशक में पार्टी में मोनोपोली थी, क्योंकि अभी आप देखें कि जो पार्टी की टॉप पोजीशन है उसमें उन्होंने मीन्स नॉन अपर कास्ट को ही इंगेज करके रखा हुआ है। उन्हीं मीन्स उनका ज़्यादा पार्टी पोजीशन में दबदबा है। हाँ, ये 2 इश्यू होता है कि कास्ट का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो जाना और उन कास्ट के जो मुद्दे होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होना। ये दोनों में थोड़ा क्लैश होता है कि जे एक को कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर में कि डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन एंड सब्सटेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सो नंबर ऑफ कास्ट का रिप्रेजेंटेशन के तौर पर बढ़ जाना और उन कास्ट के मुद्दों का जो है पार्लियामेंट में आना, ये थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस आता है। सो कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उन कास्ट के जो मुद्दे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो रखे जा रहे हैं या नहीं, इस पर जो है, ये अभी नहीं हो रहा। हैं। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का या जो दलित जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट है, उनका बढ़ रहा है बीजेपी में। फिर भी हम हाँ, देखते हैं कि बीजेपी के खिलाफ ही इन जातियों में मजबूत आंदोलन भी है, ऑपोजिशन भी है। एक करंट है जो एकदम कहता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई बातचीत नहीं। हाँ। वो क्यों है फिर? अगर अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वो तो बीजेपी तो ओपन अप कर रही है, लेकिन यहाँ हाँ, पे क्यों नहीं ओपन अप हो पा रहा है? इतना रेजिस्टेंस क्यों है? वो लार्जली मुझे लगता है कि वो जो सोशल मतलब अलग-अलग कास्ट होती हैं, जो उसका सोशल एलीट होता है, उस एलीट्स के अपने एक इंटरेस्ट होते हैं और उस इंटरेस्ट की वजह से वो कहीं पर उसका कुछ पार्टी के साथ वो इंटरेस्ट उसका बहुत अच्छा सर्व होता है, दूसरी पार्टी के साथ उसका इंटरेस्ट नहीं सर्व होता है।
सो इलीट जो है पहले मूव नहीं करता है, किसी भी पार्टी का जो जो मतलब सोशल बेस होता है, जैसे मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी, तो उसका जो जो यादव इलीट है वो उसका हित सबसे ज़्यादा जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहने में आएगा। ऐसे ही जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में जो जाटव है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही सबसे बेस्ट सूटेबल होगा। सो पार्टी भले दूसरी कोई मूव करे, वो उसका हमेशा सेकंड प्रेफ़रेंस बना रहेगा या थर्ड प्रेफ़रेंस बना रहेगा, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट एक जो है अपोज़िशन उस सोशल एलीट में आपको देखने को मिलेगा, लगातार देखने को मिलेगा, उसमें कोई जो है सरप्राइज़िंग नहीं होना चाहिए। बट जो अदर देन इन सारे कास्ट के अदर मीन्स अदर कास्ट हैं, उनमें जो है उनका रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में बढ़ा है, उनका शिफ्ट भी बीजेपी की तरफ हुआ है। मीन्स उत्तर प्रदेश में खासकर मैसिव जो है शिफ्ट हुआ, और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, इवन बिहार में भी हुआ। हमने अभी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसी इलेक्शन में देखने की कोशिश किया, तो जेडीयू के कैंडिडेट्स का की जीतने वाले कैंडिडेट्स की प्रोफाइल बहुत यूनिक थी कि उनके जो है जो ज़्यादा कैंडिडेट जो हारे, वो दूसरी कास्ट के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा हारे और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के कैंडिडेट सबसे कम हारे। उन्होंने 17 टिकट मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को दिया था, 17 में से उनके 4 कैंडिडेट हारे हैं और 13 जीत के आए हैं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। वहीं आरजेडी ने जो है 19 दिया था और 19 में उनके 13 हार के आए, 13 या 14 हारे हैं अच्छा। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। हाँ, तो वहाँ उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत खराब है। इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली कौन-सा सोशल ग्रुप किसके साथ एकदम बिल्कुल मीन्स स्टिक होके खड़ा हुआ है। सो ऐसे ही बेसिकली ये मुझे लगता है कि ये पैन नॉर्थ इंडिया फिनोमेना है। अभी मैं उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ, आगे मेरा प्लान है कि बिहार और जो है हरियाणा को भी देखना कि क्या इन सारी जगहों पर भी ये पैन फिनोमेना, और ये यही दिखाई देता है कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और जो है जो शेड्यूल कास्ट में जो मार्जिनलाइज कास्ट हो गई थी, उनका जो है उन उनमें असर्सन है, और उनकी असर्सन उनकी नीड को जो है बीजेपी फुलफिल कर रही है, जिसकी वजह से उनका उस तरफ शिफ्ट है। लेकिन आजकल ये जो नए-नए आंदोलन भी खड़े हो रहे हैं, जैसे कि भीम आर्मी एक शुरू हो गई, नई पार्टी, अब तो पार्टी ही बन गई है, अब आंदोलन नहीं रह गया है वो। उसको हाँ, कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए मैं मतलब लार्जली इसी तरीके से देखता हूँ कि अभी जो है मैं उस बहुत सीधे-सीधे कहूँ तो मैं ऐसी किसी भी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं देखता हूँ जो डेमोक्रेटिक ना हो। और ये एक बड़ा जो है मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक बड़ी चर्निंग है कि जिसमें लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है आपको तभी जो है मीन्स जुड़ेंगे आपके साथ जब वो पार्टी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो, और पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक मीन्स तभी हो सकती हैं जब टॉप लेवल पे उनके इलेक्शन हो, रीशफलिंग हो, या बहुत मीन्स ओपन इलेक्शन ना हो लेकिन फिर भी दिखाई दे कि हाँ, प्रेसिडेंट 3 साल में बदल जाता है, नया आदमी प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है या कोई भी कम्पीट करके जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो उस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, उनमें ज़्यादा सफल होने की पॉसिबिलिटी है। हुँ, भीम आर्मी के साथ क्या है कि उसके साथ ये अभी ये प्रॉब्लम है कि वो जैसे एक तरीके से आप कहिए कि दलित यूथ जो मिस जो एक तरीके से जो खाली दलित यूथ था, सोशल एक्टिविज्म थोड़ा बहुत कर रहा था, उसको उसने गैल्वेनाइज़ कर लिया है और वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। बट वो यूथ ही जुड़ा हुआ है। बट उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी जो दलितों में एक एलीट सेक्शन जनरेट हुआ था, उस एलीट सेक्शन को वो कन्विंस कर पाने में असक्षम है। वो नहीं कर पा रही, और वो एक इम्पॉसिबल भी बात है, क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों है? एक इसका बहुत एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं अगर लेके बताऊँ आपको कि बहुत ग्रास रूट पर का एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि एक जो है अगर एक शहर में कोई बड़ा जो है डॉक्टर हो, दलित जो मेडिकल प्रैक्टिस करता हो, और उसको कोई जो है वहाँ का लड़का जो रोज़ घूम रहा हो, वो जाए एक दिन और कहे कि हाँ, आप हमारे साथ आके जुड़ जाइए।
तो उस व्यक्ति का तो एक तरीके से ईगो हर्ट होगा ना, कि ये आदमी जो मतलब जो कुछ नहीं करने वाला, जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया हो, तो बिना अचीव किया हुआ व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति अचीवर है, उसको मोबिलाइज नहीं कर सकता है। और जब तक आप जो सोसाइटी में एलीट तबका है या जो अचीव किया उसको मोबिलाइज नहीं करते हैं, तब तक जो है आपके साथ कोई मीन्स मास नहीं जुड़ती है। मास तो फॉलो करती है, उसे कहा जाता है क्यूइंग, कि जो है किसी किसी कम्युनिटी का जब एलीट तबका किसी तरफ जाता है तो उसका जो नॉर्मल लोग होता है वो भी वही वही मूव करता है। ये जो है भीम आर्मी के साथ ये नहीं हो रहा है। वो जो है वो यंग लोग हैं, और वो यंग लोग किसी को भी नहीं किसी भी एलीट को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि वो उनके साथ जॉइन करे। जैसे मैंने लिस्ट बनाया है अभी जो है, और वो ये देख रहा हूँ कि पिछले 1.5 सालों में कम से कम 100 से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के जो बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश में, वो बीएसपी छोड़ के वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, और मैक्सिमम बड़े लीडर रहे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर वो पूर्वी उत्तर प्रदेश सभी जगह। लेकिन वो लीडर जो है, वो भीम आर्मी नहीं ज्वाइन किए, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि एक पार्टी देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन हो रही है, और दूसरी पार्टी में वो ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन तो प्रॉब्लम वही है कि जिसको हम लोगों के यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि लोग कल के लड़के हैं। ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सीरियस प्रॉब्लम नहीं, बहुत मतलब सीरियस प्रॉब्लम ये होती है कि आप मोबिलाइज उनको नहीं कर पाते हैं, जो जो बड़े लीडर होते हैं, जो ऑलरेडी पर्टिकुलर सब रीजन में अपने आप को एस्टेब्लिश किए हुए। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की, क्योंकि जब अगर हम कांशीराम जी की भी बात करें तो शुरू में अपने सभाओं में जब 80 के दशक में या 90 के दशक में बोलते थे कि हमारे साथ इतने पीएचडी जुड़ गए हैं या हमारे साथ इतने डॉक्टर जुड़ गए हैं, वो इस बात को एम्फेसाइज करते थे कि हाँ, समाज का पढ़ा लिखा तबका जो या जो प्रोफेशनल है या जो ऑफिसर है या जो पीएचडी कर रहा है वो हमारे संगठन में जुड़ रहा है, बहुत फोकस करते थे। तो इस पे दो बात आती है। आपने अभी कहा कि जनता तो वहीं जाती है जहां एलीट जाता है। उसके पहले आपने कहा था कि भाजपा में दलित एलीट मूव नहीं कर रहा है लेकिन जनता वोट कर दे रही है। तो हुँ। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी ये बात? नहीं, मैंने जो कहा था, मैंने कहा था कुछ कास्ट का एलीट नहीं मूव कर रहा है। ओह! अच्छा। ठीक है? कुछ मीन्स वो कास्ट है, नंबर ऑफ कास्ट, जो जिन दलित जातियों में जिन कास्ट का एलीट मूव कर रहा है, वो जा रहे हैं आराम से। तो हुँ, अल्टीमेटली मोबिलाइज़ तो उन्हीं को कर रहे हैं ना, आप टिकट उसी को दे रहे हैं जो सर्टेन दूसरी कास्ट का एलीट है। हुँ, हुँ, बट हुँ। अगर जो जो कास्ट बीजेपी के अगेंस्ट अभी रेजिस्ट कर रही हैं, मीन्स मूवमेंट कर रही हैं, अगर उनके एलीट्स को पार्टी कन्विंस कर ले जाएगी, तो वो उसका मास भी मूव कर जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ओह! इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये बात, दूसरा जो प्रश्न आता है इसमें ये है कि कांशीराम की बनाई हुई पार्टी का आज क्या हाल है? नहीं, बहुजन अगर समाज पार्टी का क्या स्टेटस है अगर ग्राउंड पे? आप जो है लार्जली जब 97 96 से 2000 के आसपास कंचन चंद्रा ने बीएसपी पर काम किया था, जिस पर उन्होंने लिखा था कि इलीट इथनिक व्हाई इथनिक पार्टी सक्सीड नाम से एक किताब लिखा था, और वो वाइडली जो है दुनिया भर में वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। सो उसमें उस किताब में उसी समय ये प्रेडिक्ट किया गया था कि जो है पार्टी अगर टॉप लेवल पर ज़्यादा डेमोक्रेटाइज़ नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है उसका लॉन्ग फ्यूचर नहीं होगा। ये चंद्रा ने उसी समय उस बुक में अपने रिसर्च में ये कंसिस्टेंटली वो पॉइंट आउट किया था, और जो कि आप लार्जली अभी आके देख रहे हैं। एक और हाल-फिलहाल में एक और रिसर्चर जो बहुत जिन्होंने हाल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया है, वो जिन्होंने जुगलबंदी लिखा है। हुँ, हुँ, विनय अ, सीतापति। विनय सीतापति। सो अभी एक मीन्स सेमिनार में मैंने उनको जॉइन किया था, तो वो भी यही क्वेश्चन रेज़ कर रहे थे कि जो है एक ये क्वेश्चन मैंने भी अपने एक आर्टिकल में रेज़ किया था कि 2 पार्टियाँ जो है 80s में 2 पार्टियाँ खड़ी होती हैं, एक बहुजन समाज पार्टी, एक बीजेपी। और दोनों का अगर आप आइडियोलॉजिकल रूट देखेंगे, तो वो भी 90s 20s के आसपास से बिगिन होता है कि अ, अंबेडकर का ऑर्गेनाइजेशन बहित हितकारी सभा भी 20s में बनती है, और राष्ट्रीय स्वयं संघ भी 1920s में बनता है, इवन लेफ्ट भी 1920s में ही आता है।
तो ये तीनों आइडियोलॉजी कम्पीट करती हैं और अलग-अलग समय में अलग-अलग पार्टियों के द्वारा मैनिफेस्ट करती हैं। वो 90s 80s में आके ऐसा क्या होता है कि 90s 80s में एक बड़ा चेंज ये होता है कि जो है मीन्स ग्राउंड कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और जब कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हो जाता है तो एक बड़ा स्पेस जनरेट होता है। उस स्पेस को भरने के लिए 2 पार्टियां जो है लार्जली कम्पीट कर सकती थी। एक बीजेपी कम्पीट कर सकती थी और एक जो है बहुजन समाज पार्टी कम्पीट कर सकती थी। इसे देखने की जरूरत है कि वो स्पेस को बीजेपी क्यों मीन्स कैप्चर कर पाई, वो बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं कैप्चर कर पाई। ये मैंने अपने एक आर्टिकल में भी इस क्वेश्चन को रेज किया था इलेक्शन के दौरान कि एक आइडियोलॉजिकल फोर्स कैसे जो है वो नहीं कम्पीट कर पाए। सो लार्जली उसमें यही है कि जो है एक पार्टी का कि विनय सीतापति का कहना है कि जो है जो बीजेपी की लीडरशिप रही है आडवाणी और वाजपेयी और आडवाणी की, वो ज्यादा जो है एकमोडेटिव रही है, मीन्स लोगों के साथ सामंजस्य बनाने में वो स्किलफुल रही है। ये ढेर सारी चीजें उसमें रहा, और वो चीज बहुजन समाज पार्टी में नहीं रही है। मुझे जो एक चीज और भी दिखाई देता है वो ये बड़ा दिखाई देता है कि बीजेपी जो है मोर डेमोक्रेटिक रही इन कंपैरिजन टू मीन्स बहुजन समाज पार्टी। अगर आप उसके टॉप लेवल मीन्स उसके प्रेसिडेंट को आप देखेंगे तो उसने जो है सिवाय नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर से उसने हर रीजन से प्रेसिडेंट बनाए हैं, केवल प्रेसिडेंट जो है। और उसके बाद लगभग लगभग सारी कम्युनिटीज मीन्स वो जिसको रिप्रेजेंट करती है कि हिंदू कम्युनिटीज को अगर वो उसका रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक माना जाए तो वो उसने हिंदू कम्युनिटीज में दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, बनिया, जैन सबको प्रेसिडेंट उसने बनाया है, और 2-2 3-3 साल 4-4 साल पे चेंज किया। सो वो इमेजिनेशन जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी जब हम क्लेम करते हैं, एक होता है कि डी जूरे राष्ट्र नेशनल पार्टी हो जाना, कि आप सर्टेन वोट पा जा रहे हैं 3-4 राज्यों में तो आप तो हो ही जाएंगे, वो डी जूरे है। बट अनदर थिंग होता है कि डी फैक्टो, कि आगे बढ़ के क्लेम करना कि जो है तमिलनाडु में मीन्स उन समय उन लोगों ने प्रेसिडेंट बना दिया कर्नाटक से, जब उनका कर्नाटक में 1-2 एमपी नहीं चुन के आ रहा था। तो वो भी एक बड़ा मूव है, बड़ा बड़ा जेस्चर होता है। ऐसे ही तमिलनाडु में जिसको कहा जाता है कि कंसिस्टेंटली मीन्स जो एक आइडियोलॉजिकली मीन्स बीजेपी के अगेंस्ट स्टेट है, वो द्रविडियन मूवमेंट, वहां से भी उन्होंने जना कृष्ण मूर्ति को प्रेसिडेंट बना दिया था, जो बनाया अपना। तो ये जो उनका जेस्चर है, ये ज्यादा जो है ज्यादा डेमोक्रेटिक लोगों को दिखाई देता है, ग्रास रूट पे लोगों को दिखाई देता है। तो इसमें दो चीज है कि बीजेपी और आरएसएस, ये दोनों को डिफरेंट करके देखे जाने की जरूरत है। पब्लिक जो है बीजेपी को देखती है, ना कि आरएसएस को देखती है कि वो किस तरह। मैं मानता हूं कि बीजेपी ज्यादा फॉर्मिडिएबल फोर्स है, आरएसएस कम फॉर्मिडिएबल फोर्स है। एकेडमिकली लोग कहते हैं कि नहीं आरएसएस ज्यादा फॉर्मिडिएबल है, मेरी समझ से बीजेपी ज्यादा फॉर्मिडिएबल है, ज्यादा जो है वो अप्रोचेबल है, संघ कम अप्रोचेबल है। जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तब जो है वो ढेर सारे लोग जुड़ने के लिए ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ ज्यादा ये है, बट लार्जली जो है पार्टी का ये रीसफलिंग है। चलिए, आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते पे किसी और दिन बात की जाएगी, क्योंकि वो अपने आप में ही एक पूरा एपिसोड हो जाएगा। लेकिन आपने ये बात महत्वपूर्ण उठाई कि राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र कैसा होना चाहिए, और हमारे देश में बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी रही है वो कांग्रेस ही रही है। इसके अलावा तो आपने बोला सिर्फ डी ज्यूरे राष्ट्रीय पार्टी रही है कि हाँ, वो कम्युनिस्टों को कहीं बंगाल और केरला से कुछ वोट मिल गए तो आप ऑटोमेटिक नेशनल पार्टी का दर्जा पा गए, या मायावती भी पा गई थी, टीएमसी भी मेरे ख्याल से राष्ट्रीय पार्टी है कहने को। टीएमसी तो लेकिन तो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, हाँ, उसके क्या हालात हैं यूपी में? आपने सर्वे में क्या पाया जब आप गांव पे गए, जमीन पे गए, या आपने रिसर्च किया, तो कांग्रेस की क्या हालात हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी को वहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एक लाइन में आपको कहूं तो वो ये है कि नोबडी टेक्स कांग्रेस सीरियस, और इसको जो है ना तो लेकिन ट्वीट्स और रीट्वीट्स बहुत होते हैं। हाँ, वो मतलब जो पार्टी है वो पार्टी एक्चुअली में
एक खास जो है मीन्स खास तरीके के लोगों को हायर करके और सोशल मीडिया में प्रेजेंस बना के उस तरीके से वो पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। वो ही इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं कैंडिडेट्स की प्रोफाइल चेक कर रहा था, पता कर रहा था, तो जो है जब मैं लोगों से पूछता था कि हाँ, ये आदमी जो है 2001 के 2002 के इलेक्शन में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये आदमी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। तो लोग ये कहते थे कि आप तो जानते हैं कि कांग्रेस का कौन याद रखता है, ठीक? आप बीजेपी का पूछिए कि हाँ, ये आदमी 96 में आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, तो वो बताते हाँ, बिल्कुल जो है उसका वो जन्म कुंडली बता दें कि जो है ये आदमी उनका बेटा है, इसके पापा जो है ये एमएलए थे या एक्स वाई जेड सो मेनी थिंग्स लोग बताने के लिए तैयार थे। लेकिन जब कांग्रेस के कैंडिडेट्स का हम पूछते थे, सो मीन्स एक तो कॉमन लोग भी कहते थे कि आप में इस कांग्रेस का कौन याद रखता है, जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है। जैसे लोकल जर्नलिस्ट हो गए, टीचर हो गए, ये लोग जो है इन लोगों से भी हमने पता किया था कि फ़ोन करके कि जो है कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है। सेकंड जो है, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से भी पूछ रहे थे कि अब बीजेपी के लीडर से पूछ रहे थे कि अच्छा आप जो है आपके विधानसभा में ये आदमी 96 में ये इलेक्शन लड़े थे, तो वो कौन-कौन थे? या बीएसपी के लोगों से पूछ रहे, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछ रहे। तो उन लोगों का लार्जर जो कहना था कि तीनों पार्टियां आपस में तो एक दूसरे का बता पा रही थी कैंडिडेट का, बीएसपी, एसपी और बीजेपी। कांग्रेस का तीनों को ही बताने में बहुत डिफिकल्टी हो रही। सो इससे ये एक चीज ये पता चलता है कि जब वो तीनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनाती हैं, तो उसमें वो कांग्रेस को ऑलरेडी आउट मान के चलते हैं कि वो नॉन प्लेयर है। कि उस जब वो नॉन प्लेयर है तो उसके अगेंस्ट आपको स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है। सो उसे जो है याद भी रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कैंडिडेट है। वो जब जब पार्टी सीरियस प्लेयर होगी तभी उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और वो लॉन्ग टर्म में लोगों की मेमोरी में रहेगी, जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये कांग्रेस के साथ मेजर प्रॉब्लम रही और बड़ी ये प्रॉब्लम रही है। ये भी जो प्रॉब्लम कांग्रेस में आती है, ये जिसको हम कहते हैं कि इंदिराइज्म की वजह से आई है पार्टी में प्रॉब्लम कि इंदिरा गांधी का जो कल्ट था और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जैसा खड़ा किया कि दिल्ली का कुछ पत्रकार और जो है आईएएस ऑफिसर, ये एनजीओ चलाने वाले, इन लोगों का वकील, बड़े वकील, उनकी जो पार्टी के तौर पर उन्होंने खड़ा किया, वो उसमें कभी चेंज नहीं हुआ। और एक और मैं आपको फैक्ट जो है लार्जली इस पर लोग जो है भूल जाते हैं इस पर बातचीत करना कि ऐसा कैसे हो रहा था। वो इलेक्शन की विक्ट्री को देख के लोग अनुमान लगाते हैं कि लीडर कितना सक्सेस है या कितना फेल्योर है। जैसे 1981 के इलेक्शन में जब इंदिरा गांधी दोबारा से वापस आती हैं पावर में और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आती है, तो वो जो 2/3 मेजॉरिटी की एब्सोल्यूट नंबर है, सॉरी जस्ट एक मिनट, हेलो, या सो जो 1981 का इलेक्शन था उसमें कांग्रेस पार्टी या इंदिरा गांधी जो है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी के साथ जीत के आई थी। लोगों ने उसको ये माना कि पब्लिक ने इंदिरा गांधी को एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि जब हम पब्लिक के वोट को देखते हैं तो ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अपोजिशन का जो जनता पार्टी का जो दो धड़ा था उसके अगर वोट को जो है ऐड कर दिया जाए तो वो कांग्रेस पार्टी से केवल 1 या 2% ही कम रहता है। तो 19 एक्चुअली 81 में इंदिरा गांधी दोबारा से इस वजह से पावर में आ पाई थी और मैसिव मेजॉरिटी से, क्योंकि अपोजिशन जो था वो डिवाइड हो गया था दो पार्ट में। एक जो है 24% के आसपास वोट पाया था, एक 21% के आसपास वोट पाया था। कौन ऐसे 21 था, कौन 24 था? नहीं, जनता पार्टी का जो दो धड़ा था, एक जनता दल सेकुलर था, आई थिंक एक जनता दल था, एक जनता दल सेकुलर था, उसको चेक करना होगा मीन्स, बट जो जनता पार्टी में डिवीजन था, उस डिवीजन की वजह से वोट का डिवीजन हुआ था। वोटर्स ने इंदिरा गांधी को नहीं अप्रूव किया था 19। इस चीज को लोग जो है मिस अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि एक्चुअली वोटर्स तो एक बार दोबारा से आ गया था। वोटर 1975 के बाद कांग्रेस को 50% के आसपास वोटर परमानेंट छोड़ दिया।
और बस प्रॉब्लम ये थी कि वो जो वोटर 50% के आसपास छोड़ा था, उसको जो है कॉमन यूनाइट कर पाना, वो यूनाइट जो है सोशलिस्ट पार्टियाँ आपस में लड़ झगड़ के टूट-टूट के हट रही थी, वो यूनाइट नहीं कर पाई थी, उनको जो है बीजेपी ने यूनाइट किया। हुँ, कांग्रेस के साथ चूँकि ये सारे के सारे इनके बड़े लीडर्स उत्तर प्रदेश से ही आते थे, इस वजह से उत्तर प्रदेश इसको लेकर ज़्यादा सफ़र किया। यहाँ जो है कोई रीजनल लीडरशिप नहीं खड़ी हुई, पार्टी नहीं खड़ी हुई और ऑर्गनाइज़ेशन उन्होंने कहीं नहीं बनाया। ग्रेजुअली धीरे-धीरे 2-3 जगह 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिमट गए और वो भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिमटे कि जहाँ जो है सिमटने के लिए भी वहाँ उन्होंने फ्यूडल जो वहाँ के पुराने जमींदार थे, राजा लोग थे, उनकी मदद लिया। तो आप देखेंगे कि जो अमेठी रायबरेली है, वो उत्तर प्रदेश का मीन्स सबसे पिछड़े एरिया में वो गिना जाता है। वहाँ अभी भी फ्यूडलिज़्म प्रिवेल करता है प्रतापगढ़ और अमेठी रायबरेली के रीजन में। जबकि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और इन सारी जगह कब का खत्म हो गया। तो मीन्स अगर वो कांग्रेस पार्टी अपना ऑर्गेनाइजेशन और दोबारा से खड़ा करे और या फिर जो है उसके साथ ही वो पार्टी खुद को डेमोक्रेटाइज करे, तो पॉसिबिलिटी बनती है कुछ जो है उसकी, नहीं तो पार्टी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। हाँ, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि कांग्रेस में तो जैसे आप भी जेएनयू के पढ़े हो, हम भी पढ़े हुए हैं, तो मैं जो जेएनयू वाले पुराने जो एक्सट्रीम लेफ्ट या फार लेफ्ट होते थे, उनको ही कांग्रेस कैडर के रूप में हायर कर रही है। तो हाँ, आपको लगता है कि वो आगे जाके कुछ फ़ायदा देगा कांग्रेस को? नहीं, लेफ्ट नहीं, कैडर करना? वो मीन्स वो किसी भी कीमत पे नहीं फ़ायदा दे सकता है क्योंकि लार्जली जो मीन्स अगर कोई जेएनयू में इलेक्शन जीत जाए तो इससे ये आप इंश्योर नहीं कर सकते कि वो आदमी जो है बाहर भी जाके लोगों को मोबिलाइज़ कर लेगा बहुत आसानी से। क्योंकि जेएनयू में कोई इलेक्शन जीत जाता है, उसका बड़ा रीज़न होता है कि एक चार्ज्ड ऑडियंस है। आइडियोलॉजिकली एक चार्ज ऑडियंस है जो कि किसी को भी जिता सकती है, बस उसकी आइडियोलॉजी का होना चाहिए। तो वो कोर्स स्ट्रक्चर, टीचिंग फैकल्टी इन सारी रीज़न से ऑडियंस चार्ज होती है। अब अगर कोई वहाँ इलेक्शन जीतता है, उसको हम जो है ये सोचे कि नहीं वो नॉर्मल डे टू डे पॉलिटिक्स में भी बहुत बेहतरीन करेगा, लोगों को कन्विंस करेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल और ये होता नहीं है। ये नहीं हुआ है, ये भी आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है कांग्रेस पार्टी ने हायर किया था कुछ लोगों को कि जो है वो मीन्स सर्टेन मीन्स वो राहुल गांधी की इलेक्शन स्पीच लिखेंगे, रैलियाँ लिखेंगे, उसके बेसिस पर जो है वो जीतने की कोशिश की है और कुछ जो है उन्होंने मीन्स सर्टेन जो कॉमन सेंस को लगे कि हाँ ये मीन्स अपीलिंग नैरेटिव है, वो अपीलिंग नैरेटिव उन्होंने लॉन्च कर दिया कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह दिया, नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज बोल दिया, इस तरह ढेर सारे जो अ, मीन्स छोटे-छोटे जो उन्होंने इनोवेशंस किए, वो खासकर कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए वो नहीं चलता है, नहीं वर्कआउट करता है। हम लोग इलेक्टोरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि जो है कहा जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव वोटिंग और पर्सपेक्टिव वोटिंग। तो रेट्रोस्पेक्टिव वोटिंग जो होता है, वो आपके प्रीवियस कार्यकाल के बेसिस पर वोटर्स आपको पनिश करता है या रिवार्ड करता है। तो जो पार्टी लंबे समय में तक सत्ता में रहती है, उस पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि उसे जो है अपने जो प्रीवियस कार्यकाल है, उस पर ज़्यादा वोट माँगना चाहिए, बनिस्बत की जो है जो इनकम्बेंट रूलिंग है, उस पर हिट करना चाहिए। लेकिन तो उन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है, खासकर जो लोग इलेक्टोरल मीन्स बिहेवियर में क वर्क नहीं करते हैं, वो हम लोगों का काम नहीं है किसी को बताना आपने बट आपने सही बात बताई कि जैसे जेएनयू की आपने ज़िक्र किया कि वहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर, वहाँ पे फैकल्टी, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है। तो आप जेएनयू में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और आप वहाँ पे पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व रहे हैं जेएनयू में। उसके बाद अब आप यूके में जाके पढ़ रहे हैं। आपको जेएनयू का जो नॉर्मली जो एक मोटे तौर पे जो लेफ्ट डोमिनेटेड होता है, लेकिन अगर हम देखें तो स्कूल्स मार्क्सिस्ट नहीं है, मतलब सोशल साइंस में भी आपका जो है अगर सोशियोलॉजी है तो वो स्ट्रक्चरलिज्म में ज़्यादा वो है। आपका जो पॉलिटिकल साइंस है वो आप डिफाइन कर लीजिए। हम लोगों का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पोस्ट केन्सियन ज़्यादा था। लेकिन जो हाँ, एक ओवरऑल कहा जाता है कि वो मार्क्सिज्म है या लेफ्ट वाला है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं जो आम जनता की भाषा है। ये जो लेफ्ट डोमिनेटेड एकेडेमिया है,
उसका क्या असेसमेंट है आपका कि वहाँ पे सोशल साइंस कैसे पढ़ाया जाता है? क्योंकि जेएनयू भारत में प्रीमियम माना जाता है सोशल साइंस की पढ़ाई में। तो आप कंपैरिज़न करके बताइए। देखिए जब मैं यहाँ आया सो मैं वहाँ जो है एमफिल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टॉपर था। सो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ सो ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगने लगा कि शुरुआती 6 महीने लगता था कि मैं एक इलिटरेट हूँ, पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक। सो ये जो फीलिंग थी, सेंस था और वो ग्रेजुअली फिर आपको रिकवर करते हुए मैंने मीन्स ग्रेजुअली अपने आप को रिकवर किया और फिर वहीं से मैंने उसको एनालाइज़ भी किया कि जो है एक्चुअली रियल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो मार्क्सिज्म है वो जो मेथोडोलॉजिकली वो हिस्टोरिसिज्म पे रिलाई करता है। मीन्स अलग-अलग मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, इसमें एक मेथोडोलॉजी जो है हिस्टोरिसिज्म है। और जैसे साइंस में एक बड़ी मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है कि थॉट एक्सपेरिमेंट। इस पर जो है आइंस्टीन या न्यूटन ये लोग जो है सोचते थे, जॉन रॉल्स ढेर सारे लोग जो है थॉट एक्सपेरिमेंट यूज़ करते थे। बट हिस्टोरिसिज्म ये वो चीज़ होता है कि जिसमें हर चीज़ को ले जाके बैक साइड से हिस्ट्री से एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है। और उसमें ढेर सारे विचारक, थिंकर ये बहुत रोल प्ले करते हैं। जेएनयू में जो मार्क्सिज्म है लार्जली उसने यही किया है कि सोशल साइंसेज में हिस्टोरिसिज्म का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया है कि जो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, वो डिसिप्लिन जो है वो एक तरीके से कोलैप्स कर गई है। और मीन्स आप हिस्ट्री के स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो भी वैसे ही बात करेगा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो भी वैसे ही बात करेगा, हुँ, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो भी ऐसे बात करेगा। हुँ, वो रीज़न सिर्फ़ इस ये है कि जो है डिसिप्लिन का कोलैप्स हो जाना, वो डिसिप्लिन कोलैप्स इस वजह से है क्योंकि एक ही मेथोडोलॉजी से सभी जगहों पर पढ़ाई होती है। और इस ट्रैप में जो है दूसरे आइडियोलॉजीज़ भी फँस जाती हैं, कि अम्बेडकरिज़्म वो फँस जाएगा या फिर जो है राइट विंग भी इंडिया में उसी तरीके से लार्जली जो है मैं देखता हूँ तो ब्रॉडली मैं ये देखता हूँ कि वो उसी ट्रैप में फँस गया है। उसे लगता है कि अच्छा मीन्स जेएनयू अपने आप को बहुत मीन्स मास्टर्स में वो बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, जो है अपनी मेथोडोलॉजी से टेक्स्ट पढ़ाने के लिए। उस उसको बाकी आइडियोलॉजीज़ के लोग क्योंकि वो उसमें मेहनत करते हैं, तो बाकी आइडियोलॉजीज़ के लोग जो है उसको फ़ॉलो अप करते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं यही बेस्ट तरीका है। तो जो दूसरी फ़ोर्सेज़ हैं, उनके लिए उनके अपने विचारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक्चुअली मीन्स प्रैक्टिकली वो कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन थियोरेटिकली जो है वो वही कर रहे होते हैं जो जो मार्क्सिज्म की लार्जर मेथोडोलॉजी है। तो बड़ा ट्रैप है वो और ये मास्टर्स तक तो चलता है। मास्टर्स तक जो है अच्छा है कि ये चल जाएगा, लेकिन तो जब आप जो है पीएचडी में आते हैं, रिसर्च में आते हैं, तब ये नहीं चलता है। बिल्कुल, कतई नहीं चलता है। और इसको आप बड़े मीन्स लार्जर एक और फिनोमेना से समझ सकते हैं कि जब हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं सोशल साइंसेज़ के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, तो बहुत ही कम स्टूडेंट का कोर सब्जेक्ट में एडमिशन होता है, कोर डिपार्टमेंट में। जिसको कहेंगे कि आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में या फिर उम पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, इस तरह के मतलब कोर डिपार्टमेंट में, साइकोलॉजी में बहुत कम स्टूडेंट का एडमिशन होता है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को लार्जली जो है एरिया स्टडीज़ में, एंथ्रोपोलॉजी में, डेवलपमेंट स्टडीज़ में, हुँ। साउथ एशियन स्टडीज़ का सेपरेट डिपार्टमेंट खुला हुआ लगभग-लगभग सभी जगह है। हिस्ट्री में, वहाँ पर डाला जाता है और वो इस वजह से है क्योंकि जो है स्टूडेंट्स इमर्ज होके मीन्स जो मेथोडोलॉजिकली वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। सब्जेक्ट का टैग उनका अलग है कि एमए इन पॉलिटिकल साइंस, वो सोचेगा हिस्ट्री के स्टूडेंट जैसा। तो नहीं, आप सही बोल रहे हैं। आपने ये बात बोली, तो मेरे को भी ध्यान आता है कि पॉलिटिकल साइंस की ये मैं बात बहुत समय से बोल रहा हूँ कि भारत में पॉलिटिकल साइंस का थिंकर कौन है पिछले 300 साल में, 200 साल में? ये तो कोई हाँ, निकला ही नहीं है। हम तो कोई रिसर्च वर्क देखते ही नहीं है किसी इंडियन पॉलिटिकल साइंस का, किसी ने थ्योरेटिकल वर्क दिया हो। मतलब रिसर्च वर्क से मतलब है किसी ने ग्रैंड थ्योरी दी हो या कोई थ्योरेटिकल वर्क किया हो। हमें तो दिखता ही नहीं है कोई इंडियन। तो देखिए 2 चीज़, एक तो लार्जली ये होता है कि आप जो है मतलब बड़ी थियरी दे दीजिए
मीन्स एक एक उस तरह का काम होता है। एक दूसरा काम वो होता है, वो काम होता है कि जो सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम है, डेली टू डेली जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्या सॉल्यूशन ढूँढा जाना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी में वहाँ भी उसका बड़ा इंटरवेंशन वहाँ होता है। वो पूरा का पूरा गायब है, क्योंकि जो है स्टूडेंट्स को आपने घर बैठा लिया कैंपस में, उनको कहा कि जो है लाइब्रेरी में बैठ जाइए आप, ये किताब पढ़िए, ये टेक्स्ट पढ़िए और टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। तो उससे जो है आपकी जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत स्कीम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। अब स्वच्छ भारत स्कीम अगर है तो उस स्कीम का मीन्स वो स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, उसका क्या जो है आउटकम है सोसाइटी में, किस वजह से लागू की गई थी, उसका जो पूरी एक एनालिसिस है वो कंप्लीटली मिसिंग है, या वो सोशल साइंटिस्ट हमारे यहाँ वो करते ही नहीं है। और चूंकि ये रास्ता जो है मीन्स जिसको मैं कह रहा हूँ कि जो है बिगाड़ा जेएनयू ने ही है, कि लोगों को चूंकि ये एक मॉडल हो गया देश भर में कि ऐसे ही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और जब ऐसे ही यूनिवर्सिटी होगी, सारी यूनिवर्सिटीज वही करती। पहले तो सारे सब्जेक्ट वाले एक ही काम करते हैं, फिर जो है जब एक ही यूनिवर्सिटी से लोग धीरे-धीरे अलग-अलग जगह अपॉइंट किए जाते हैं। पहले आप जानते हैं कि वाइस चांसलर वगैरह भी सारे लोग यहीं से जाते हैं। हुँ। तो जब वाइस चांसलर वगैरह सब लोग यहाँ से जाते हैं, तो वो लोग भी वैसा ही काम जो है उन्होंने कर दिया। तो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना कि एक एकेडमिक इनब्रीडिंग। विश्वविद्यालय जो है हाँ, एक विश्वविद्यालय अपने आप को एक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है वैसे-वैसे ही, हर जगह वैसे ही रिप्रोड्यूस कर रहा है। एक और बहुत क्लासिकल एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताऊँगा एक इंस्टीट्यूट का, वो इंस्टीट्यूट है बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ में एससी-एसटी के लिए वो विश्वविद्यालय बना था, 1986 में। सेंट्रल है कि स्टेट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, ठीक है? देखिए लखनऊ में लोकेटेड है, और जो है आप पूछ रहे हैं कि सेंट्रल है या स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है इंस्टीट्यूट है। 86 में बना, और उत्तर प्रदेश एज ए स्टेट जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट का एजुकेशन लेवल खराब है वहाँ पर। अगर कहीं पर एजुकेशन लेवल खराब है, तो वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट बनेगा, वो तो अंडर ग्रेजुएट से पढ़ाई शुरू करेगा ना। हुँ। वो इंस्टीट्यूट बना तो जेएनयू जैसे एमए से पढ़ाई शुरू करता था, वैसे ही उन्होंने एमए से पढ़ाई शुरू किया, मास्टर से शुरू किया कोर्स, और ग्रेजुएशन से शुरू नहीं किया। आप जब स्टूडेंट 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाएँगे ही नहीं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट कहाँ से पाएँगे? और पिछले मीन्स 34 ईयर से वो इंस्टीट्यूट है। आज भी आप उस इंस्टीट्यूट में जितनी नंबर आप सीट हैं, किसी भी कोर्स में आप ये नहीं बात सकते कि पूरी फुल 100% जो है वहाँ एडमिशन होता हो। ये नहीं होता है। लार्जली रीज़न यही था, क्योंकि जो है लोग जेएनयू से लोगों ने जाके सोचा कि अच्छा जैसे एक दूसरा जेएनयू वो लखनऊ में बना रहे थे। नाम उसका बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी था, और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मीन्स वहाँ सारे क्लास क्या जेएनयू वाले सब अपॉइंटेड है क्या पुराने हमारे? हाँ, हाँ, अर्ली जो है प्रोफ़ेसर सारे के सारे मैक्सिमम जो है इधर से ही लोग अपॉइंट हुए थे, और आज भी वहाँ इस बात को लेकर रेजिस्टेंस हो रहा है कि जब भी नए आजकल वाइस चांसलर थोड़ा-सा इधर-उधर से आना शुरू हुए, जैसे अभी प्रेज़ेंट वाइस चांसलर वहाँ से बीएचयू से आए। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट शुरू कर दिया जाए, अच्छा, और मतलब कभी ये जो जो भगवाकरण जिसको बोला जाता है, भगवाकरण हो रहा है। हाँ, उनका कहना है कि जो है ग्रेजुएशन शुरू कर दिया जाए, बीए, बीएससी प्रोग्राम, और ये जो लॉट है जो पुराना जेएनयू वाला गया है, वो कह रहा है नहीं, जो है मास्टर्स ही होना चाहिए, केवल ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। इंटरेस्टिंग। कितना एंटी एजुकेशन व्यू है कि मास्टर्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, हमारा एलीट जो है एक जो है एन्क्लेव चलते रहना चाहिए। एलीट, और पहले तो एलीट तो पैदा भी तो हो, एलीट कहाँ से आएगा? जब जो है आप उस प्रॉपरली वो एससी-एसटी यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% एससी-एसटी स्टूडेंट का एडमिशन होता है लीगली। हुँ, अच्छा। लीगल रिक्वायरमेंट है, और वो एडमिशन ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं है हमारे पास जो है। जब स्टूडेंट नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा? क्योंकि रिप्रोडक्शन है सिमिलर टाइप के लोगों का। तो ये इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम है। उस इंस्टीट्यूट के साथ एक और भी बड़ा एग्जाम्पल है कि उसका एक कैंपस लोगों ने अमेठी में खुलवाया।
अब वो समझ सकते हैं कि अमेठी राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नीड करने के लिए एक विश्वविद्यालय का यूज करके वहां कैंपस खुलवा दिया, और अमेठी कैंपस उसका सारे ग्रेजुएशन प्रोग्राम चलाता है। ओह! क्योंकि वहां जो है किसी लीडर की कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीड को फुलफिल करना है। हुँ, हुँ। जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो वहां जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जहां सबसे कम लेकिन लिटरेसी, अब जो है नई जो हमारी सांसद अमेठी को उनको आप लेटर लिखिए, इस बात से अवगत कराइए हाँ, स्मृति ईरानी जी से। वो है मीन्स लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ये बेल्ट जो है, ये ज़्यादा मीन्स यहाँ की लिटरेसी रेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की ज़्यादा खराब है, और पॉवर्टी भी इसमें यहाँ ज़्यादा है। तो अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलती है, खासकर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो कि आप जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में एजुकेशन लेवल बढ़ाइए, तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी लखीमपुर खीरी और जो है सीतापुर होना चाहिए था। लेकिन वो तो जाके अमेठी में अपना कैंपस खोलती है। तो ये मतलब इंस्टीट्यूशन का ये सब मिसयूज है, और लार्जली जो है, जो फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला मॉडल जो है, वो हमारे मीन्स जेएनयू से निकल के हुँ, आता हुँ। है। ये उसको उसे जो है मास्टर्स लेवल पर तो ठीक है, चलता है, मास्टर लेवल पे अच्छा है कि आप जो है इंडियन पॉलिटिक्स और इन सबको पढ़ते हैं। लेकिन पीएचडी को रेडिकली जो है ट्रांसफ़ॉर्म किए जाने की ज़रूरत है। बहुत रेडिकली ट्रांसफ़ॉर्म किए जाने की ज़रूरत है। वो थोड़ा-सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पीएचडी के मामले में डिसइल्यूज़न्ड किया है मुझे, बट उसे बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म किए जाने की ज़रूरत है, और वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो मार्जिनलाइज़्ड सेक्शन के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मीन्स क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये जो जैसे आप जेएनयू में भी देखते हैं तो मैंने भी देखा है कि जेएनयू में ये बात अच्छी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग गाँव से भी आते हैं। जो जिसको बोलते हैं लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास से भी बहुत सारे लोग आते हैं और डाइवर्सिटी है। ये जेएनयू का एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है। हाँ, कि वो जब जेएनयू में आते हैं, खासतौर पे सोशल साइंस में आते हैं, जो यहाँ के जो हमारे लेफ्ट के प्रोफेसर्स का जो एलिटिसिज्म होता है, जो हाँ, हाई क्लास एकदम, कि हम इसके नीचे लेवल आएँगे नहीं, हम अपना जार्गन ही देते रहेंगे, हम अमेरिका, यूरोप की ही बातें करते रहेंगे, आपकी गाँव की बात नहीं होगी यहाँ पे। तो हाँ, ये जो एलिटिसिज्म है, इसने बहुत नुकसान पहुँचाया है सोशल साइंस का, ये मैं मानता हूँ। और जो सोशल साइंस को ये जो साइंस की एनवी है कि हमको साइंस जैसा बनना है, हमको साइंस की हुँ, तरह टेक्निकल बातें करनी है, जार्गन्स यूज़ करने हैं, ऐसा होता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जबकि मेरा मानना है कि सोशल साइंस की भाषा होनी चाहिए, जनता को समझ में आए। कि आप हाँ, पढ़ा क्या रहे हैं? आप सोशल थ्योरीज़ दे क्या रहे हैं? वो जनता को तो समझ में आए। उसमें और अगर आप बहुत लार्जली कॉम्प्लेक्स यूज़ करेंगे तो मतलब क्या है उसका? लार्जर का मतलब कंसर्न ये होना चाहिए, होता है कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स हैं, जो अलग-अलग इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ को जो है सब्जेक्ट्स उठाएँ, जो है वो मीन्स पॉलिटिकल साइंस हुआ या सोशियोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स हुआ, सबको जो है कॉमन पब्लिक के इश्यू जो अफेक्ट कर रहे हैं, उसको उठाना एक काम है। दूसरा चीज़ ये देखना है कि अपकमिंग फ्यूचर में कौन से इश्यूज जो है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। उनको उन पर वर्क करवाना, ये जो है, ये पूरी तरीके से मिसिंग है हमारे यहाँ। ठीक है हमारे ये यहाँ जो मतलब बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट्स हमसे मुझसे कॉन्टैक्ट बहुत करते हैं फ्रीक्वेंटली कि जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, और मैं लोगों को किस ढेर सारे तबके के स्टूडेंट ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं आपसे? बेसिकली मार्जिनलाइज़ तबके के स्टूडेंट ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया से अब जो है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से मीन्स अपफ्रंट पब्लिक फिगर के तौर पर मैं ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया। बाकी लोग लिए, लेकिन तो वो चुपचाप धीरे से रहने वाले लोग रहे, अपना काम कर लिए। लेकिन मैंने जो है इसको किया, और बड़ी जो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो फेस करनी पड़ती है कि जब वो सबसे पहले जो लेके आते हैं, तो वो कोई जो है ऐसे ही कि ये कोई विचारक कोई पकड़ लेंगे और कह लेंगे कि मैं जो है, मान लीजिए कह दिया कि उन्होंने कि मैं अम्बेडकर और जो है विवेकानंद में कंपैरेटिव स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इस तरह का मतलब वो लार्जली यही प्रॉब्लम है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक खराब हो सकता है, लेकिन तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का टॉपिक है, और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी का टॉपिक नहीं है, वो इंडिया में चला दे रहे हैं लोग, क्योंकि उन्होंने मर्ज कर दिया डिसिप्लिन को हिस्टोरिकल मेथड पकड़ने के लिए। यहाँ तो आपको लार्जली जो है मीन्स इश्यू पकड़ना होगा कि डेली टू डेली लोगों के इश्यूज़ क्या हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि गवर्नमेंट चला रही है प्रोग्राम
स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, जिसमें वो टॉयलेट बनवा रही है या ढेर सारी चीजें कर रही है। अगर उसका लार्जर बड़ा विजन देखेंगे तो वो मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से निकल के आता है, कि वो पॉलिसी की जेनेसिस जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से निकलती है। तो वहाँ वो उस तरह के टॉपिक पर वर्क करने के लिए इन सारे देशों में जगह है, क्योंकि वो उससे सोसाइटी प्रॉब्लम फेस कर रही है और वो एक एक्चुअली बेसिकली वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लोगों का। उसका इम्पैक्ट जो है लोगों के हेल्थ पर पड़ता है, न्यूट्रिशन पर पड़ता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर पड़ता है, बहुत मतलब एन नंबर ऑफ चीजें हैं जिससे वो रिलेट होती है। सो काम जो है रिसर्च वो इस तरह की टॉपिक पर अवेलेबल है, इस तरह की टॉपिक पर फंडिंग अवेलेबल है और तमाम चीजें। बट हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है वो तो उनका मेंटली जो है हुँ। एक सर्किल कर दिया गया है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात है ये। और मैं खत्म कर इसको अब समाप्त करना चाहता था इसको शो को, लेकिन एक बात जो आपने उठा दी, इसको पूछना ही पड़ेगा। ये जो बच्चे आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आप बोल रहे हैं अधिकतर मार्जिनलाइज़ तबके के होते हैं, वो भी चाहते हैं कि विदेश में जाके पढ़ें, अमेरिका में, यूरोप में जाके पढ़ाई करें। तो उनको मेन प्रॉब्लम क्या आती है? मतलब वो वहाँ पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि सरकार की फेलोशिप भी काफ़ी है और भी फेलोशिप मिल जाती है, फिर भी क्या प्रॉब्लम आ रही है? एकेडमिक ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अपॉर्च्युनिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, या वाइडर कुछ और प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं देखिए एक तो मैं इस मामले में पहले आपको ये बता दूँ कि जो है जो मार्जिनलाइज़ तबके के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप थी नेशनल ओवरसीज़ फेलोशिप जिसको लेकर मैं आया हूँ और वो फेलोशिप प्रीवियस रिजीम में बहुत खराब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती थी बट प्रेजेंट मिनिस्टर ने उसको उसमें बहुत रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाया है हुँ, थावरचंद गहलोत जी ने। कहावत चलती है। हुँ, और इसको मीन्स केवल ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस फेलोशिप का मीन्स वो पाया हूँ। इस वजह से भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो है मिनिस्ट्री ने सर्वे करवाया था तो ये और फेलोशिप मार्जिनलाइज़ की डेफिनिशन क्या है? किसके लिए है अधिक? एससी, एसटी, ओबीसी, लैंडलेस पीपल, डिनोटिफाइड ट्राइब इनके लिए। ओह! अच्छा, गुड। हाँ, सो अ, अभी गवर्नमेंट ने जो है सर्वे करवाया और सर्वे में 2012 से लेकर अभी तक जो है वो दिखाई दिया। तो ये दिखाई देता है कि 2017 के आस-पास जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलोशिप में वो कर्व ऐसे ऊपर चला जाता है, कि 2017 के आस-पास जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट ढेर सारे अलॉट किए गए, कि 80 स्टूडेंट मान लीजिए 100 फेलोशिप है, 2017 में 80 स्टूडेंट आए फॉरेन और अगर आप वही 2012 में देखेंगे तो 10 स्टूडेंट आए। सो 2013 में देखेंगे तो 15 स्टूडेंट आए। तो वो पहले जो है स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आ रहे थे, वो जो है अभी बढ़ा है संख्या। वो मिनिस्टर्स का अपना जो है बड़ा इन्वॉल्व है, हो सकता है उन्होंने उसमें काफ़ी चेंजेज़ वगैरह लाए हैं। जो बड़ी प्रॉब्लम है जो मार्जिनलाइज्ड तबके के स्टूडेंट फेस करते हैं, उनमें जो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है, जो पहली प्रॉब्लम समझ में आती है, वो ये कि वो जब एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, खासकर पीएचडी वगैरह के लिए जब कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनके पास जो उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनकी सोसाइटी की जो रियल प्रॉब्लम है, जिस पर एक्चुअली में रिसर्च होता है, उसको हमारे यहाँ की एकेडमिया ने ऐसा कर दिया है कि जैसे वो प्रॉब्लम ही नहीं है सोसाइटी की। तो हुँ। इस तरीके से उसको सेटल कर दिया कि लोगों को लगता ही नहीं कि ये भी प्रॉब्लम है। इस पर एक बड़ा रिसर्च हो सकता है, एक्चुअली दुनिया में रिसर्च ही ऐसे टॉपिक पर होता है। जैसे मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं ये इस चीज़ को सबसे पहले इसी को एडवाइस देता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान पर जो है, आप पीएचडी कर डालो, इस पर एक रिसर्च प्रपोज़ल बना डालो, कैसे भी बना लो, कंपैरेटिव स्टडी कर लो कि जो है, जहाँ अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि जहाँ जो है रीजनल पार्टी की सरकार है, जिस स्टेट में और जिस स्टेट में जो है सेंट्रल पार्टी या दोनों एक ही हैं, वहाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या वेरिएशन आ रहा है। दूसरा आप देख सकते हो कि कहाँ जो है, जहाँ मतलब दोनों अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के मीन्स जो नेक टू नेक अपोजिशन होता है, उनकी जब वो अलग-अलग स्टेट में हैं, सो उनका आप कंपैरिज़न कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। हमारे यहाँ स्टूडेंट को ऐसा समझा दिया गया, एक लार्जली ऐसा माहौल बना दिया गया कि ये सब तो कोई टॉपिक ही नहीं होता है।
नहीं, नहीं, तो स्वच्छ भारत अभियान जब आया था तब तो हम लोग देख ही रहे थे कि इसको सब डिसमिस ही कर रहे थे। जो हमारे अकेडमी आता है कि तो फेक है, इससे क्या हाँ, अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो जो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्गुमेंट होता है उसमें फंसा दिया जाता है सोते हाँ, समय। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्गुमेंट जो है कि नियो लिबरल बड़ा मतलब टॉप जार्गन की ये जो है पूरा नियो लिबरल प्रोजेक्ट है, या और भी तमाम और तरीके हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ न्यूट्रिशन पर आप काम करिए, न्यूट्रिशन के इम्प्लीमेंटेशन पर देखिए कि जो है बट मतलब वो स्टूडेंट को इतना लंबा चौड़ा जार्गन में कि ये नियो लिबरल प्रोजेक्ट है, पूंजीवाद है, एक्स वाई जेड, तो उससे जो है मीन्स वो स्टूडेंट पकड़ ही नहीं पाते, उनको कन्विंस करने में बहुत समय लगता है कि हुँ, नहीं आपको जो है मीन्स जो जो आपको रिसर्च करना है वो सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम पर रिसर्च करना है, जो प्रिवेल करती है, जो आपकी आंखों से दिखती है कि हुँ, हाँ ये जो है ये समस्या है। यहाँ से एक बड़ी प्रॉब्लम मार्जिनलाइज्ड तबके के स्टूडेंट को आती है। ये तो पीएचडी में जो है पीएचडी के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, नॉर्थ इंडिया में खासकर। तो जो एंटी इंग्लिश माहौल पूरा बनाया गया था नॉर्थ इंडिया में, उसकी बड़ी कीमत उत्तर भारत चुका रहा आज है। भी और बनाने की कोशिश हो रही है अरविंद जी। आज भी हो सकता वो है आज भी। क्या कहते हैं भारतीय सभ्यता के नाम पे कि इंग्लिश मत पढ़ो। खुद लोग अमेरिका में बैठेंगे, यूके में बैठेंगे, इंग्लिश के हाँ, कारण उनका पूरा सक्सेस है और बाकी को सिखाएंगे कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश नहीं एजुकेशन मीडियम खत्म कर दो भारत में। हाँ, तो वो उत्तर भारत के स्टूडेंट में वो एक उससे एक अंडर कॉन्फिडेंट मतलब स्टूडेंट्स जो है अंडर कॉन्फिडेंट भी हमेशा फील करते हैं और मीन्स उनको एक कॉन्स्टेंटली डर बना रहता है कि हम इनकरेज करेंगे कि अच्छा अप्लाई आप कर दीजिए, अप्लाई करिए। लेकिन स्टूडेंट उसको लेकर जो है मतलब उसमें हिम्मत नहीं हो पाती। वो रियली में वो विश्वास नहीं कर पाता कि अच्छा नहीं हम अप्लाई कर देंगे और हमको एडमिशन मिल जाएगा और हम वहाँ हुँ, सस्टेन कर जाएँगे। हुँ, इस तरह का एक मिस अनबिलीवेबल टाइप का सेंस जो है उनमें जनरेट हुँ। होता है। उन्हें लगता है कि अरे! मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, तो मैं जाके जो है अगर मैं लंदन चला गया तो शहर में गायब-सा हो जाऊँगा। तो वो ये सब एक अंडर कॉन्फिडेंट जो है जो उसका पूरा जो है डर बनाया गया वहाँ सब उसकी वजह से ये आता है। मैं इस कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट में ये चीज़ें इसको ब्रेक डाउन किया जाए, कुछ-कुछ को पुश करता हूँ कि अच्छा आप जॉइन करिए आके और छोटे-छोटे मीन्स ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह के थ्रू जो है लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि लोग जो है अप्लाई करना शुरू करें। हुँ, और अलग-अलग देश में मीन्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप्स के अलावा भी हर इंस्टीट्यूट और हर यूनिवर्सिटी सेपरेट फेलोशिप देती है। हुँ। खासकर जो है क्योंकि हाँ, इंडियन ज़ाहिर-सी बात है कि बाकियों को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक हाँ, इन्फॉर्मेशन गैप भी एक इश्यू है। हाँ, वो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो भारत है वो एक इमर्जिंग तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। दुनिया में मीन्स टॉप 7th नंबर पे पिछले हुँ, साल हमारी इकोनॉमी थी। सो जब वो बड़ी इकोनॉमी है तो इमर्जिंग इकोनॉमी है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश चाहेंगे कि जो है हमारा एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए उस देश से। और उसके लिए सबसे पहला एंगेजमेंट यही होता है कि मैन पावर के थ्रू बढ़ाया जाए। और मैन पावर में मीन्स एकेडमिशियंस को सबसे पहले जो है प्रेफ़रेंस मिलती है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट आएँ और उससे एंगेजमेंट बढ़े। हुँ। तो इस वजह से भी आप देखेंगे कि अलग-अलग मतलब देश में जो है दुनिया भर के सारे देशों में यूनिवर्सिटीज़ इंडियंस को स्कॉलरशिप दे रही हैं। मीन्स इंडियंस के लिए ओपन एक एनवायरनमेंट है। बट उसको क्लेम करना और थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट चीज़ है, खासकर मार्जिनलाइज़्ड बच्चों में उसको इन्फॉर्मेशन लेकर की कमी है, सोशल कैपिटल की कमी है, रेफरेंस देने वाला कोई नहीं है। हाँ, सोशल कौन कैप रेफरेंस लेटर लिखेगा आपका? ये भी एक समस्या आती है बहुत लोगों को। हाँ, हाँ, नहीं वो सब तो मान लीजिए कि उसको लिख के भेजते हैं, फिर उसको बता दिया जाता है कि अच्छा इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर लीजिए। स्लाइटली थोड़ा-सा हम लोगों के यहाँ एक और भी बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में आती है कि जो है सेल्फ राइटियसनेस का बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। और मतलब वो या तो वो कल्चर की तरफ ध्यान इशारा कर रहे हैं लगता है। नहीं जहाँ नहीं सेल्फ राइटियसनेस मतलब ये है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट लिख दिया, मान लीजिए कुछ हमने लिख लिया तो हमें लगेगा कि अरे यही तो फाइनल है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही यही फाइनल है। अगर उसमें आपने मेरे लिखे में आपने गलती निकाल दिया तो दूसरा व्यक्ति तुरंत बहुत नाराज़ हो जाता है, अरे हमारे उसमें जो है हमारे लिखने में इन्होंने वो गलती तो वो तो वो तो यूपी बिहार का एक है ना कि अपने आप को समझता क्या है।
हाँ, नहीं ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम साउथ इंडियन स्टूडेंट्स में, अच्छा, वहाँ उनमें ज़्यादा है? हाँ, वहाँ भी उसमें भी ज़्यादा है कि अच्छा, जो अगर अच्छा। आपने उसको उनका करेक्शन कर दिया, बता दिया कि नहीं, तो लार्जली लोग जो है उस तरह के आइडियाज़ के साथ आते हैं, जिसमें वो बताते हैं, उनको लगता है कि ये जो है टॉपिक तो फाइनल है। हुँ, मतलब तो जब हम उसमें उनको फर्दर बताना शुरू करते हैं कि नहीं, इसको ऐसे आपको मोल्ड करना है, इसको कट करना है, ये चेंज करना है, तो लोगों को लगता है कि जैसे उनको हर्ट करे, कि उनके ईगो को हर्ट करे कि जो हुँ। है अ, हमको कोई करेक्ट कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्टूडेंट्स को मीन्स कन्विंस करना होता है कि नहीं, नहीं, ये सब जो है, ये सारी एक प्रोसेस है, इसमें आपको मीन्स कंटीन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करना है। अलग-अलग लोगों के अरविंद कॉन्टेक्ट जी, ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या कहते हैं, इस पे अलग से चर्चा एक हो सकती है। हाँ, लेकिन अब 1 घंटा हो चुका है, हमको इसको आगे वाले एपिसोड्स के लिए भी कुछ छोड़ने की आवश्यकता है, वो कुछ रहना चाहिए ताकि आपको दोबारा बुलाया जाए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन था। हमने शुरू किया था राजनीति से और आ गया सोशल साइंस पे और छात्रों की समस्या पे। फ्री फ्लोइंग डिस्कशन था। अरविंद जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आप दोबारा भी आते रहेंगे। उसके साथ ऑडियंस का भी धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।